Hello everyone, good morning. Welcome back to our video. This is the last chapter of 11th Standard Economics GBSC Board, chapter number 11, Economic Thoughts. लास्ट वीडियो में हमने बजट के बारे में सब डिटेल्स डिस्कस की थी. अलग अलग टाइप के बजट्स हमने देखे थे. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स के बजट, ये सब हमारे कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में क्लियर हो गए थे. अब इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है इकोनॉमिक थॉट्स. यहाँ पे जो ये चैप्टर में हम इकोनॉमिक्स थॉट जो क्लियर करेंगे वो इंडियन सोसाइटी के कंसल्ट रहेगा. इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस करना है उसके मेन पॉइंट है कौटिल्य चाणक्य, फिर उनकी इकोनॉमिक्स के बारे में जो कौटिल्य चाणक्य के जो थॉट्स है वो, फिर गांधी जी के इकोनॉमिक्स थॉट्स, फिर इकोनॉमिक्स थॉट्स ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय. उसके बाद ग्लोसरी वर्ड्स है. उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, और एक लिस्ट है ग्राफ और डायग्राम और फिगर्स का जो हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है वो हम पहले देख लेते हैं. तो द थॉट्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, मनी एक्सचेंज, economic development, banking, solution to financial and environmental problems are referred to as economic thought. तो इकोनॉमिक थॉट एग्जैक्टली है क्या? तो जो भी प्रोडक्शन या रेवेन्यू या डिस्ट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयमेंट, मनी या एक्सचेंज या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या तो बैंकिंग सेक्टर या तो फाइनेंशियल सॉल्यूशन या तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ये सब एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जो भी सोच होती है वो सब इकोनॉमिक थॉट्स में काउंट होता है. मैनी ग्रेट थिंकर्स इन वेरियस कंट्रीज हैव इन्फ्लुएंस्ड डिसीजंस of state administration regarding management of resources, production, cost, distribution, etc. पर ये जो भी थिंकर्स के जो थॉट थे जो इन्फ्लुएंस करते थे डिसीजन को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, वो बेसिकली साइकोलॉजी, फिलोसफी बेस्ड थे. पर उसके बाद जब एडम स्मिथ आए तो एडम स्मिथ ने साइंटिफिकल कॉन्सेप्ट दिया इकोनॉमिक्स को. तो एडम स्मिथ आइडिया प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सचेंज. तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने ये साइंटिफिकली डिसीजंस प्रिंसिपल्स बनाना चालू किया कि वेल्थ कैसे क्रिएट होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है और कैसे एक्सचेंज होती है. उनके बाद जो भी इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने इसको और थोड़ा, इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा वाइज किया, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल प्रोवाइडेड इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग ह्यूमन वेलफेयर एट द सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से जो ह्यूमन वेलफेयर है वो सेंटर में होना चाहिए. फिर प्रोफेसर रॉबिन्सन आए, उन्होंने ही प्रोवोक आइडियाज प्रिटेनिंग टू स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. तो उन्होंने स्कैरसिटी के बारे में, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में, रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के बारे में बताया. वाइल प्रोफेसर केन्स, जॉन मेयर्ड केन्स, provided a new direction to macroeconomics by giving principles regarding consumption, investment, employment and government intervention after the Great Depression of 1929-30. तो 1929-30 में यूरोपियन नेशंस में ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था. वहाँ पे कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं कर रही थी. वही टाइम पे जॉन मेयर्ड केन्स ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, फिस्कल पॉलिसी, और उन्होंने एक इकोनॉमिक को नया कॉन्सेप्ट दिया जो बोला गया मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो उससे पहले जो भी थॉट थे वो माइक्रो इंडिविजुअल स्टडी करते थे, पर केन्स ने पूरी सेक्टर के एक साथ में स्टडी की जिसको मैक्रो इकोनॉमी बोला गया, और इसकी वजह से इकोनॉमिक्स को एक नई डायरेक्शन मिली. दैट इज़ वाई जॉन मेयर केन्स is known as the father of modern economics, while the Adam Smith is known as the father of economics.
thus such people contributed to modern economic thought in the west. तो ये सब वेस्टर्न कंट्री में हुआ, पर हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पुराने थे. इससे पहले वेस्टर्न कंट्री में जो कॉन्सेप्ट आए उससे बहुत पहले, क्योंकि इंडिया वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. आवर कल्चर is approximately 5000 years old culture. So in economic ideology is also reflected in Indian scriptures. Shanti Parva in Mahabharat, Manusmriti, Shukraniti reflect thoughts pertaining to economics. तो ये जितने भी वर्क्स है, रिटन वर्क्स हमारे लिटरेचर, उसमें इकोनॉमिक्स थॉट कहीं ना कहीं मिल जाता है. इन द इंडियन राइटिंग कौटिल्यस अर्थशास्त्र रैंक्स फॉरमोस्ट. पर यहाँ पे जो कौटिल्य चाणक्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक अबाउट इकोनॉमी. नंबर ऑफ थिंकर्स हैव इन्फ्लुएंस इंडियन इकोनॉमिक थॉट फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, सो द मेडिवियल टाइम टू द प्रेजेंट टाइम. तो इन 5000 साल पुरानी कंट्री है, कितने कितने इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे बॉर्न हो चुके हैं. तो यहाँ पे मेडिवियल टाइम से लेकर अभी तक प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे थिंकर्स आए और उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक रिलेटेड थॉट्स दिए. पर ये चैप्टर में जो हमें बात करनी है वो कौटिल्य के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इकोनॉमिक्स थॉट के बारे में बात करनी है. तो हम चालू करते हैं कौटिल्य से. कौटिल्य चाणक्य. तो कौटिल्य who authored Arthashastra was a strategic scholar who dreamed of a perfect state. तो ये जो कौटिल्य थे वो जिन्होंने ये अर्थशास्त्र लिखी है बुक, वो स्कॉलर थे और उन्होंने एक सपना देखा था एक परफेक्ट स्टेट का, कि भाई स्टेट कैसा होना चाहिए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसी होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे होने चाहिए, पब्लिक वेलफेयर कैसा होना चाहिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, बाकी सब सेक्टर्स किस तरह से वर्क करेंगे, ये उनका सपना था. ही बॉर्न इन अ ब्राह्मीण चाणक्य फैमिली. चाणक्य's रियल नेम वॉज विष्णुगुप्त. उनका जो रियल नाम था वो था विष्णुगुप्त. ही स्पेंडिंग हिज चाइल्डहुड इन द विलेज कुसुमपुर ऑफ पाटलिपुत्र किंगडम. तो यहाँ पे उनका बचपन भी था. कौटिल्य ड्यूरिंग 3rd century BC एडेड चंद्रगुप्त टू एंड द tyrant ruler of Dhananand, the last heir of the Nand race, using moral values and strategy to create a prosperous state. तो विष्णुगुप्त इतने टैलेंटेड थे क्योंकि ये जो धनानंद था, लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी, वो बहुत ही क्रूअल था. तो विष्णुगुप्त ने डिसाइड किया था कि इसके बदले मुझे कोई ऐसा रूलर यहाँ पे पाटलिपुत्र में लाना है जिसकी वजह से एक यूनिफाइड इंडिया बन सके. ये उनका कॉन्सेप्ट था, अखंड भारत. तो उनके नज़र में चंद्रगुप्त आए. उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी पॉलिसी से धनानंद को डिफीट किया और चंद्रगुप्त को नया रूलर बनाया. स्टडिंग मिनिटली द सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, सोशल ऑर्डर, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, he wrote an exclusive text named Arthashastra, which was widely known as Kautilya's Arthashastra. तो ये सब सब्जेक्ट उन्होंने अपनी बुक्स में इसके बारे में लिखा था. पॉलिटिक्स के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, मैनेजमेंट, टैक्स कैसा होना चाहिए, सोशल वेलफेयर के बारे में, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, ये सब के बारे में उन्होंने लिखा था. अब ये जो कौटिल्य अर्थशास्त्र, यानी उनका नाम कौटिल्य कैसे पड़ा, क्योंकि एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो एक्चुअली अगेंस्ट द लॉ, लीगली वो नहीं होते हैं, पर एक स्टेट को प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ऐसे कुछ पॉलिसीज़ अप्लाई करनी पड़ती है जो एक्चुअली में बोले जाते हैं कुटिल नीति. तो ये कुटिल नीति जिन्होंने स्टडी की, लिखी, अप्लाई की, उनके इस बिहेवियर से विष्णुगुप्त का नाम पड़ा कौटिल्य. कौटिल्य मीन्स द पर्सन हु इज़ यूजिंग कुटिल नीति, और उनकी लिखी हुई बुक को जाना गया कौटिल्यस अर्थशास्त्र. तो कौटिल्य के हिसाब से इकोनॉमिक्स थॉट क्या थे? तो द आइडिया ऑफ स्टेट मैनेजमेंट इन इंडिया इज़ एज ओल्ड एज इस कल्चर.
तो स्टेट मैनेजमेंट का जो हमारा आइडिया है वो हमारे कल्चर के जितना पुराना है. एंशियंट लिटरेचर ऑफ इंडिया हैज़ रेफरेंस ऑफ आइडल मेथड ऑफ पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी, पॉलिसी मेकिंग, रूल्स ऑफ गवर्नेंस, दंड नीति मीन्स पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट बाय द स्टेट एक्सेट्रा. तो ये सब हमारे पुराने लिटरेचर में लिखा गया है कि पॉलिटिक्स की मेथड क्या होगी, डिप्लोमेसी की मेथड क्या होगी, कैसे पॉलिसी बनाई जाती है, रूल्स कैसे गवर्नमेंट कैसे अप्लाई करेगी, यानी जो राजा है वो कैसे रूल्स अप्लाई करेगा, दंड नीति यानी इफ़ समवन मेकिंग क्राइम देन व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट गिवन टू हिम. ये सब हमारे लिटरेचर में, ओल्ड लिटरेचर में, एंशियंट लिटरेचर में ऑलरेडी लिखा गया था. Solution to present day economic problem can be found in literature of olden times and philosophy given by Sachs. तो आज के ज़माने के जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हमारे एंशियंट लिटरेचर में लिखा गया है, और जो पुराने सेंट्स थे उन्होंने इसके बारे में सॉल्यूशन दिया है. Such philosophy given thousands of years ago provided practical guidance for making individual life as well as social life easier. कॉटिलियस अर्थशास्त्र वॉज वन ऑफ दोज लिटरेचर. तो हमारे लिटरेचर में सब कुछ डिटेल्स में लिखा गया है, ये हम भूल गए हैं कि क्या लिखा गया था. बाकी 5000 ईयर्स एगो जब वर्ल्ड में लोग अर्ली ह्यूमंस जैसी लाइफ स्पेंड करते थे तब हमारी कंट्री में लिटरेचर वर्क, आर्ट, पेंटिंग, म्यूज़िक ये सब हमारी कंट्री में अवेलेबल था. तो एक कौटिल्यस अर्थशास्त्र भी ऐसा ही एक पुराना लिटरेचर है. द वॉल्यूम फाउंड बाय पंडित श्याम शास्त्री फ्रॉम द ओरिएंटल लाइब्रेरी ऑफ द किंग ऑफ मैसूर was written in Granth Lipi on Bhojpatra. In 1909, he compiled and published the whole Kautilya's Arthashastra. According to him, this work was created around 321 to 300 BC. तो आज 2020 चल रहा है, आज से 1700-1800 साल पहले ये अर्थशास्त्र हमारी कंट्री में कौटिल्य के थ्रू लिखा गया था. तो कौटिल्यस थॉट्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ अर्थ यानी कि वेल्थ. फॉर हिम द की ऑफ गवर्नेंस एंड अथॉरिटी लाइज इन अर्थ. तो आज के डेट में भी यही है, अगर कोई भी गवर्नमेंट को सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उनको पैसे चाहिए. कौटिल्य ने भी यही बोला था. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अ पर्सन हु इज डिवॉइड ऑफ रिसोर्सेज कैन ऑल्सो मैनेज टू ऑब्टेन अर्थ बाय लेबरिंग. यानी कोई एक पर्सन के पास अगर कुछ नहीं है फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो भी वो वर्क करके ये ऑब्टेन कर सकते हैं. विथ इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज. Thus he calls manual labor as the true earth and explains the intention of a human being is earth. The piece of land with human settlement is earth, and so the science that gives solution pertaining to maintenance of land and attaining benefits from land is अर्थशास्त्र. तो उन्होंने ये क्लियर बोला कि जो भी पर्सन है उसके लिए उसकी लाइफ का जो इम्पोर्टेंस है वो है अर्निंग ऑफ मनी. इसके बिना लाइफ स्पेंड नहीं हो सकती है. और जो भी साइंस ये सब डिटेल में हमें समझाता है दैट इज़ कॉल्ड अर्थशास्त्र. Thus he considered land as an asset for livelihood and settlement of humankind, and hence considered it important to describe the science pertaining to its maintenance and benefits. Kautilya's Shastra is apt to the role of state in various times period. Thus his Arthashastra in reality is the science of policy making. In his work of 15 volumes, Kautilya has depicted the strategies for domestic administration, relation with neighboring state, knowledge about medicinal plants and political diplomacy. तो उन्होंने अपने 15 वॉल्यूम के अर्थशास्त्र में ये सब बातें सिखाई. अब उनके जो थॉट्स है वो हम एक बार देख लेते हैं. तो फर्स्ट है एस्टेब्लिश्ड ऑफ स्टेटहुड. तो वो क्या है? तो while establishing a state, the king should provide basic resource for development, making continuous effort for the development of agriculture and industry, as well as excavate mines, develops forestry, cattle rearing and markets,
as also open up import-export trade revenues. The king should aid in constructing water reservoirs for farming, temples and dharmasalas, means guest houses. Teachers, priests and soldiers must be exempted from taxes during times of natural calamities. Helpless farmer must be looked after by the king. तो आज की डेट में हमारी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो यही सब बेस के ऊपर है कि एक राजा का काम क्या है, तो उनको बेसिक रिसोर्स डेवलप करना है, फिर कंटिन्यूस एफर्ट करना है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के पीछे, माइंस, फिर फॉरेस्ट्री है, कैटल रेयरिंग है और मार्केट्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड है, उसको डेवलप करना है। उसके साथ में वाटर रिजर्वियर कंस्ट्रक्ट करना है फार्मिंग के लिए ड्राई सीजन में, टेम्पल्स बनाने हैं, गेस्ट हाउसेस बनाने हैं, और टीचर है, प्रीस्ट है, सोल्जर्स है, उनको जो ये जो कैटेगरी के लोग हैं उनको एग्जेम्प्टेड करना है टैक्स ड्यूरिंग टैक्सेस के लिए, और नेचुरल क्लेमिटीज़ के टाइम पे फार्मर्स को हेल्प करनी है। तो ये सब काम जो होता है वो किसका है, राजा का है। फिर स्टेट ट्रेजरी। स्टेट ट्रेजरी प्लेज अ पिवोटल रोल इन वेज एंड मीन्स सजेस्टेड बाय कौटिल्य टू मेंटेन प्रॉस्पेरिटी एंड सेफ्टी ऑफ अ स्टेट। तो स्टेट यानी गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो फिर वो डेवलपमेंट करेंगे, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो, इसलिए कौटिल्य ने बोला था स्टेट ट्रेजरी के बारे में। द यूटिलिटी, स्टेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द स्टेट ट्रेजरी. So the king is advised to guard his treasury and always develop new means to increase it. तो उन्होंने बोला है कि हर एक राजा को अपनी जो ट्रेजरी है उसको प्रोटेक्ट करनी चाहिए, सेफ रखनी चाहिए और ऐसे सोर्स बनाने चाहिए जिससे उनकी इनकम बढ़ती रहे. Kautilya has shown 7 sources of income for the state, which include first towns, second village, third irrigation, fourth mines, fifth jungle, sixth एनिमल हस्बेंडरी एंड 7 ट्रेड एंड कॉमर्स. तो ये सब के बारे में कौटिल्य ने बोला है. दीज आर द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट. सो दीज आर द 7 इनकम सोर्सेज विच इज दिस आइडिया गिवन बाय द कौटिल्य कि एक स्टेट को अपने इनकम कहाँ से मिल सकती है. तो ये 7 सोर्सेज है इनकम के. ही हैज़ एम्फासिस दैट द किंग शुड कलेक्ट टैक्सेस वंस इन अ ईयर एंड नॉट यूज फोर्सफुली मीन्स टू इंक्रीज द ट्रेजरी. तो कौटिल्य ने ये भी बोला है कि जल्दी वन टाइम ही टैक्स कलेक्ट करना है और कोई ऐसे पॉलिसी अप्लाई नहीं करना है जिससे बाई फोर्स जो ट्रेजरी है, इनकम है किंग की, वो इंक्रीज हो. It is also advised to refrain from harshness while collecting taxes from regions facing famine and drought. उन्होंने ये भी बोला है कि जिस रीजन में प्रॉब्लम है वहाँ से टैक्स कलेक्ट नहीं करना है. Kautilya has also hinted on the use of public property, promotion of trade, gifts, penalties, fines and rewards, as also production of cash crops to ameliorate द स्टेट ट्रेजरी. तो उन्होंने ये सब कॉन्सेप्ट हिंट भी दी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी यूटिलाइज करने में जो भी फीस या चार्जेस होते हैं वो एप्लीकेबल है. साथ में प्रमोशन ऑफ ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बोला है. गिफ्ट्स और पेनल्टीज़ की बात की है, फाइन्स की बात की है, रिवॉर्ड्स की बात की है. तो ये सब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्लियर है. मच ऑफ स्टेट ट्रेजरी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल गुड्स एंड देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व सच गुड्स इन प्रॉपर वेयरहाउसेस एंड यूज देम फॉर पब्लिक वेलफेयर एज रिक्वायर्ड. तो वो टाइम पे ज़्यादातर जो भी इनकम होती थी वो फिजिकल गुड्स की होती थी, टेंजिबल गुड्स की, और उसको प्रिजर्व करने के लिए वेयर हाउसेस बनाने चाहिए और उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करना चाहिए, वो भी उन्होंने बोला था. Kautilya ऑल्सो स्पेसिफाइड द रेट्स ऑफ टैक्सेस, अमाउंट ऑफ टैक्सेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ वर्क्स. उन्होंने
साथ में टैक्सेस कैसे होने चाहिए, कौन सी कैटेगरी कितना टैक्स भरेगी, वो भी उन्होंने कैलकुलेट रखा था. फॉर एग्जाम्पल 1/4 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मे बी कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम इंडिविजुअल फार्मर. 1/2 of the produce may be collected as tax from individual manufacturers of cotton, wool, silk, wax and medicines. तो इंडिविजुअल फार्मर के पास 1/4 और जो मर्चेंट मैन्युफैक्चरर्स है उनके पास से 1/2 प्रोडक्शन जो है वो टैक्स के जैसा कलेक्ट करना चाहिए, वो उन्होंने बोला था. दिस वे ही सजेस्टेड टैक्सेस फॉर अदर ऑक्यूपेशंस ऑल्सो. द participations of a welfare state in Cortelia's idea are useful even today in formulation of welfare plans by a state for its people. तो उन्होंने जो भी सजेस्ट किया था वो आज की डेट में भी यूज़फुल है. अब उनकी थ्रू जो टैक्सेशन पॉलिसी थी वो कैसी थी, तो कॉटिलियस गेव क्लियर प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन विच इंडिकेट द टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टैक्स पॉलिसीज़. तो शॉर्ट टर्म जो पॉलिसी थी वो प्रोडक्शन के ऊपर जाती है और लॉन्ग टर्म जो टैक्स है वो लैंड के ऊपर जाते हैं. विच अ स्टेट शुड हैव द लिमिट्स ऑफ टैक्स रेट्स विच अ किंग में इम्पोज ऑन सो ऑन. तो ये जो लिमिट है टैक्स कितना होना चाहिए वो किंग के हाथ में मैक्सिमम पावर था. प्रोविजंस फॉर इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज आर ऑल्सो प्रेजेंटेड. इमरजेंसी के टाइम पे जैसे वॉर हुई या फेमिन आया या ड्रॉट आया तो वो टाइम पे टैक्स इंक्रीज़ करना है, तो वो भी प्रोविज़न उन्होंने बताया है. टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम सिटीजन्स एज रिफंड फ्रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम orchards keeping in mind the economic ability of citizen to pay taxes. तो जो सिटीजन्स के पास जो टैक्स कलेक्ट करना है वो ऐसी बात है कि फ्रूट जो रिफंड होते हैं वैसी बात है ऑर्चार्ड में, और वो हमें याद रखना चाहिए कि टैक्सेस ऐसे ही होने चाहिए जो सिटीज़न पे कर सके. ही लेड डाउन सच प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन विच मेक द टैक्सेशन प्रोसेस सिंपल. और उसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए थे कि टैक्सेशन प्रोसेस सिंपल हो जाए, लेस एक्सपेंसिव हो और लेस कॉम्प्लेक्स हो. इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही सजेस्टेड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टैक्स इन द टैक्स स्ट्रक्चर. तो उन्होंने ये सब टाइप के जो टैक्स है ये सजेस्ट किए थे. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, जिसके अंदर उन्होंने इंटरनल चार्जेस, एक्सटर्नल चार्जेस और आतिथ्य मीन्स के फॉरेन टैक्सेस की बात की है, और एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी और इंडस्ट्रीज टैक्सेस की बात की है. तो फर्स्ट है लैंड टैक्स. यहाँ पे ये लैंड टैक्स की उन्होंने बात की थी. द स्टेट हैड द राइट टू कलेक्ट अ पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज टैक्स फ्रॉम द फार्मर और द लैंडलॉर्ड. Keeping in mind the type of land, its productivity, form of product, mode and availability of irrigation, Kautilya has devised rules to decide the proportion of taxes. He also proposed tax exemptions as an incentive to increase productivity. तो ये उन्होंने सब फिक्स किया था कि किस हिसाब की लैंड है, कितना प्रोडक्शन है, इरिगेशन फैसिलिटी कितनी है, ये सब ध्यान में रख के टैक्स डिसाइड करना चाहिए. सेकंड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस आर क्लासिफाइड बाय कौटिल्य एज फर्स्ट एक्सटर्नल चार्जेस टैक्स, यानी कि टैक्सेस फॉर द मटेरियल प्रोड्यूस इन द कंट्री. इंटरनल चार्जेस फॉर द मटेरियल प्रोड्यूस इन द स्टेट और द कैपिटल, यानी जो कैपिटल जो है वहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा उसका टैक्सेस अलग होगा. जो कैपिटल के बाहर का जो रीजन है, किंगडम का कोई भी रीजन है, वहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा उसका जो चार्जेस है वो एक्सटर्नल चार्जेस, एक्सटर्नल टैक्सेस जैसा काउंट होगा. एंड आतिथ्य चार्जेस फॉर द मटेरियल इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन रीजन्स और स्टेट्स. तो ये उन्होंने डिवाइड किया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ गुड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक लाइफ, कौटिल्य गेव रूल्स फॉर कमोडिटी टैक्सेशन. ही प्रपोज सेटिंग अप of booths for collection of customs and octroi. He also
प्रपोज रूल्स फॉर रोड टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। तो आज के डेट में हम लोग भी रोड टैक्स, वेल्थ टैक्स भरते हैं, ऑक्ट्रॉय भरते हैं। हालांकि गुजरात में ऑक्ट्रॉय कैंसल हो गया है। But the concept of this all kind of taxes given by Kautilya in his book अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंडरी, इसके बारे में उन्होंने क्या बोला है? तो कौटिल्य नेम्ड एग्रीकल्चर एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो आज की डेट में भी इकोनॉमी के 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर ही आता है। He classified land into 2 types. First, land under state ownership and second, land under ownership of private individuals. तो स्टेट ओनरशिप यानी गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, और लैंड अंडर ओनरशिप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। ही फर्दर सजेस्टेड दैट द स्टेट ओन्ड लैंड शुड बी tilled by people who were otherwise made slaves by the society, prisoners and the other agricultural laborers. He believed that land should be used mainly for agriculture purpose and hence the uncultivable land should be made cultivable. तो ये उनकी सोच थी कि लैंड जो है वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होनी चाहिए, उसके लिए जो भी अनकल्टिवेबल लैंड है उसको कल्टिवेबल बनाना चाहिए। Taxes can be collected from the farmer only if he or she cultivates his her land and in return earns a livelihood. टैक्सेस कब कलेक्ट करने चाहिए? जब फार्मर जो है वो कल्टीवेट कर रहा है लैंड को और उसके बदले में उसको कुछ मिल रहा है, कोई भी वस्तु या तो पैसा, तब उसके ऊपर टैक्स ले सकते हैं। एनिमल हस्बेंडरी इज ऑल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, देयरफॉर कौटिल्य हैज ऑल्सो इंक्लूडेड इट एज अ means of livelihood and has suggested means of its development. In this regard, he mentioned 3 categories of animals: trained or pet animals, second dairy animals, and third wild animals. Kautilya has also suggested rule and penalties related to animal husbandry. तो 2500 years ago कौटिल्य सोच कितनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आज के डेट में भी उनके कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। और इंडस्ट्रीज के बारे में क्या उनकी सोच थी? तो कौटिल्य बिलीव्ड दैट ओनली अ रिसोर्सफुल स्टेट कैन प्रॉस्पर एंड डेवलप एंड हैंस ही गेव डायरेक्शन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। तो वो सोचते थे कि जो भी रीजन, जो भी स्टेट है, अगर वो उसकी प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, अ किंग शुड एक्सप्लोर द possibilities of new mines and thus order excavation, developed art and craft industries to use skills and promote skill formation, promote transport and communication, as also create infrastructure for industrial development. तो आज भी ये इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में ये सब नेसेसरी है कि ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्किल लेबर होना चाहिए। He further suggested setting up of proper markets in towns, cities to facilitate the sale of the production wares. साथ में मार्केट भी होना चाहिए, जो हमने मार्केट वाले चैप्टर में मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ये डिस्कस किया था। ये सब कॉन्सेप्ट कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आए हैं। It is evident from Arthashastra that his thoughts were provoked by economic problems and political concerns. तो अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य के जो थॉट्स थे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और पॉलिटिकल कंसर्न दोनों को मैच होते थे। He has incorporated the minutest details in building of a progressive and modern state and gave theories which have universal acceptability and are applicable even in present times. Even through his work, Arthashastra was created for Magad state and for Emperor Chandragupta Maurya. He wished that this work could be of use to those kings who desired themselves victories and a proper management of the state. तो इन्होंने कौटिल्य ने ये जो सब प्लान किया था, जो लिखा था, वो मगध के लिए, चंद्रगुप्त के लिए लिखा था, पर साथ में उनकी ये भी सोच थी कि जो भी किंग अपने स्टेट को प्रॉस्परस और पावरफुल बनाना चाहता है वो इसको फॉलो करे, तो उनको मैनेजमेंट क्या है वो पता चले।
Kautilya has opposed the act of tax evasion and handing assets from the state. तो उन्होंने इसका ओपोज किया है कि टैक्स छुपाना नहीं चाहिए और जो एसेट्स है वो भी छुपानी नहीं चाहिए स्टेट से। जो करप्शन हम जिसको बोलते हैं कि कुछ लोग टैक्स नहीं भरते हैं, तो जब हम टैक्स नहीं भरते तो वो पूरी कंट्री का लॉस होता है। वो कौटिल्य ने आज से 2500-2000 साल पहले बोला था, जो आज के डेट में भी एकदम सच बात है। तो ये है इकोनॉमी ऑफ कौटिल्य। अब इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो गांधी जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उनके जो इकोनॉमिक्स थॉट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है या सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो पार्ट 2 में हम गांधी जी के बारे में डिस्कस करेंगे।